गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय पेज द रिपोर्ट कार्ड। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हम लोग ने देखा कि डिश सॉल्यूशन में किस तरीके के फुल फ्लेज क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाने को मैंने सिखाया। आज उसी कॉन्सेप्ट को आगे करेंगे और कुछ एक टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पिछली क्लास में एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किया, आज हम लोग उसी में एक ऊपर का लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 36। इसको पढ़ लीजिए, फिर इसी क्वेश्चन को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। जब आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लेंगे तो सबसे नीचे लाइन में लिखा है, लास्ट लाइन में, कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट बनाना है। तो सीधा मैं क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो मैं एक रफली फॉर्मेट बना रहा हूँ। मैं फॉर्मेट पे ज़्यादा फ़िलहाल फोकस नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप खुद से फॉर्मेट बना लेंगे। तो मैंने ये बना दिया रियलाइजेशन अकाउंट। इसके नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तो मैंने यहाँ पे बना दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि दो पार्टनर हैं, तो एक पार्टनर है ए और एक पार्टनर है बी। ठीक है, इसी तरीके से क्रेडिट साइड ए और बी। अच्छा, इसके नीचे मुझे कैश अकाउंट बनाना है, तो मैंने कैश अकाउंट भी बना दिया और ये रहा आपका कैश अकाउंट। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे और मैंने जैसा कि बताया था कि सबसे पहले बैलेंस शीट के सारे आइटम्स को कहीं ना कहीं भेज देंगे। अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो इसमें एसेट लिखा है, एसेट में कैश लिखा है। अब कैश भी लिखा है और बैंक भी लिखा है। अगर हमने कैश अकाउंट बनाया है तो कैश वाली चीज़ कैश में चली जाएगी और नाम क्या होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये मैं सिर्फ कैश वाली चीज़ का लिखूंगा, जो कि हो गया 750। और जैसे बैंक वाली चीज़ भी जाएगी कैश में, बट नाम लिखा जाएगा टू बैंक। जैसे कि देखिए इस क्वेश्चन में लास्ट लाइन में लिखा था बैंक अकाउंट, तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप भी बैंक अकाउंट बनाएं। तो मैं कैश की जगह लिख दूंगा बैंक, और इस बार ओपनिंग बैलेंस में मैं बैंक अकाउंट का बैलेंस लिख दूंगा, जो कि है 12,000। क्योंकि अगर आप बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस जो ये होगा, ये बैंक अकाउंट का होगा। तो जो दूसरी चीज़ है जैसे कि कैश, मैं उसका नाम लिख दूंगा कैश। आप जब छोटे बच्चे थे, क्लास 11th में आपने सीखा था कि किसी का अकाउंट बना रहे हैं तो उसके अकाउंट में उस चीज़ का नाम नहीं आएगा। तो जैसे मैंने बैंक अकाउंट बनाया तो इस पूरे अकाउंट में बैंक का नाम नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसको ओपनिंग बैलेंस के नाम पे लिखा है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। अब आगे चलते हैं और लिखा है स्टॉक। तो स्टॉक का तो अकाउंट नहीं है, तो हम लोग उसको कहाँ भेजेंगे, रियलाइजेशन में डेबिट साइड। मैंने ये पिछले वीडियो में ट्रिक बताई थी कि सारी एसेट चीज़ें जो होती हैं वो हमेशा डेबिट नेचर की होती हैं, तो हमेशा डेबिट साइड ही जाएंगी, चाहे वो कोई भी अकाउंट में जाए। इसी तरीके से टू इन्वेस्टमेंट लिख देंगे एज इट इज़ 15,000 से। उसके बाद टू बुक डेब्ट्स। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर बुक डेब्ट्स का अमाउंट कौन सा लिखा जाए, फाइनल अमाउंट लिखा जाए या इसका ओरिजिनल अमाउंट लिखा जाए। तो हमेशा इसका ओरिजिनल अमाउंट लिखेंगे प्रोविजन के बिना। तो ओरिजिनल अमाउंट कितना है, 30,000। मैंने एज इट इज़ 30,000 लिख दिया। अब लेस प्रोविजन है, क्योंकि प्रोविजन कम करना है, तो ये ऑपोजिट साइड लिखा जाएगा बाय प्रोविजन। प्रोविजन एक्चुअली क्या है, ये लाइबिलिटी तो नहीं होती हमारे लिए, बट लाइबिलिटी की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 3,000 से। इसके बाद टू बिल्डिंग, जो भी अमाउंट एज इट इज आप उतार देंगे 22,500। फिर टू प्लांट एज इट इज 30,000 से। अब गुडविल, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर गुडविल को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे हम लोग एडमिशन या रिटायरमेंट में करते थे, तो नहीं। एडमिशन रिटायरमेंट में किसी पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट या पार्टिसिपेशन होता था,
या तो पार्टनर आ रहा होता था या तो पार्टनर जा रहा होता था। इस केस में बिजनेस बंद हो रहा है, तो गुडविल को एक नॉर्मल एसेट की तरह ही ट्रीट करेंगे, उसको मुझे बेचनी पड़ेगी अगर बोला जाएगा तो मैं नॉर्मली उसको एसेट की तरह मैंने ट्रीट किया। प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है 5250। ये प्रॉफिट जो है ये पार्टनर्स को बिलोंग करता है, तो ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस का शॉर्ट फॉर्म PL। क्योंकि रेशियो नहीं गिवन है A और B का, तो हम मान लेंगे इक्वल, जो कि हो जाएगा 26-25। अब लाइबिलिटीज़ की तरफ ध्यान से देखा आपने कि सारे एसेट की चीज़ें, हर चीज़ एक ही जगह गई, एक ही अकाउंट में। अब लाइबिलिटीज़ में देखेंगे तो बाय ट्रेड क्रेडिटर्स कितना हो जाएगा, एज इट इज़ 45,000। फिर बाय बिल्स पेबल, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आई होप आप शॉर्ट फॉर्म समझ जाएंगे, 12,000। अब लिखा है मिसेस अरविंद्स लोन। बच्चे कंफ्यूज यहाँ भी होते हैं कि सर पार्टनर्स लोन अकाउंट में तो नहीं जाएगा, तो ध्यान से देखिए, ये है मिसेस अरविंद्स लोन। अगर पार्टनर का लोन होता तो अरविंद लिखा होता, पर पार्टनर की स्पाउस का है, पार्टनर की वाइफ का ये लोन है, पार्टनर का लोन नहीं है। तो अनलेस एंड अनटिल पार्टनर का लोन ना हो, उसको आप नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो बाय मिसेस एज लोन मैंने लिख दिया, जैसे नॉर्मल लाइबिलिटी लिखते हैं 7500। इसके नीचे लिखा है मिसेस बलबीज लोन, तो इसको भी मैंने बाय मिसेस बीज लोन, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, 15,000 नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह ट्रीट किया है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसका क्या करेंगे? बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं। इसको भी एक नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह ही ट्रीट करेंगे इस चैप्टर में, बाकी चैप्टरों की तरह नहीं है ये चैप्टर। क्यों? क्योंकि इसमें कंपनी हो रही है, बिजनेस हो रहा है बंद, तो आपको नॉर्मल इसको लाइबिलिटी की तरह बेच देना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1500। इसके बाद लिखा है कैपिटल, सॉरी रिजर्व फंड रह गया, रिजर्व फंड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय रिजर्व फंड। जो भी रिजर्व फंड है 15,000 को हम लोग ने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली, तो 7500 ईच आ गया। अब कैपिटल है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मैंने एज इट इज़ उतार दिया, 15,000 है दोनों का। ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट हो गई कॉपीड। अब आते हैं एडजस्टमेंट में। ध्यान देना सारे एडजस्टमेंट दो जगह जाएंगे, मैं एडजस्टमेंट्स को रेड पेन से लिखता हूँ। सबसे पहले एडजस्टमेंट लिखा है अरविंद ने प्रॉमिस किया है कि मैं अपनी वाइफ का लोन पे कर दूंगा। तो अरविंद अपनी वाइफ का लोन, ये जो लोन है ये ए पे करेगा, तो ऑपोजिट साइड लिखते हैं टू एज कैपिटल, ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख दो मिसेस एज लोन। जो भी अमाउंट है एज इट इज 7500। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका एज कैपिटल में चला जाएगा बाय, और कौन से अकाउंट से ये आ रहा है ऊपर देखेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है, तो मैंने इसलिए उसको रियलाइजेशन लिख दिया। ब्रैकेट में मिसेस एज लोन आप लिख दीजिए पहले, ठीक है। कितना अमाउंट था? 7500। इसके आगे लिखा है एंड टुक स्टॉक, अरविंद ने स्टॉक भी ले लिया। तो अगर हम ये स्टॉक बेचते तो हम ऑपोजिट साइड लिखना चाहिए था मुझे, तो पर इस बार मैंने ए ने ले लिया, तो मैं ऑपोजिट साइड लिखूंगा बाय एज कैपिटल, ब्रैकेट में स्टॉक 6000, और एज कैपिटल में भी चला जाएगा टू रियलाइजेशन, ऑपोजिट साइड हमेशा जाएगा। एक बात याद रखना, कोई भी अकाउंट से कुछ भी आप ट्रांसफ़र करोगे तो हमेशा ऑपोजिट साइड ट्रांसफ़र करोगे, ये शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ। अच्छा, बहुत इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका और होता है जो कि बहुत बच्चे सीखते हैं या कंफ्यूज होते हैं कि सर 7500 का उसने लोन पे कर दिया और 6000 उसने पैसा बिजनेस से ले लिया। तो अल्टीमेटली अगर मैं ए की बुक्स की बात करूं तो ए की बुक्स में तो यही हुआ कि ए ने 75 चला गया ए के पास से और 6000 ए के पास से अल्टीमेटली आ गया, तो फाइनल इफेक्ट 1500 ए ने पे किया है। तो इसका हम लोग एडजस्टमेंट करते नेट इफेक्ट, तो
तो बहुत सारे बच्चे इसका एक फाइनली नेट इफेक्ट करते हैं, 1500 से पे करते हैं। वो भी तरीका सही है, बट उसमें मुझे एक कन्फ्यूज़न फील होती है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि दोनों को अलग अलग ही करो। सेकेंड एडजस्टमेंट लिखा है बलबीर ने इन्वेस्टमेंट ले लिया है 10% डिस्काउंट पे। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है ये बी एक पार्टनर ने ले लिया। हम लोग किस साइड लिखेंगे, पहले तो ये देखें, इस तरफ क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय बीस कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, 10% डिस्काउंट का क्या मतलब है भाई? 15,000 की चीज़ थी, मुझे 10% की छूट मिल गई, तो पहले मैं 15,000 का 10% जब निकालूंगा तो 10% ऑफ 15,000 आता है 1500, तो मैंने यहाँ पे 1500 माइनस कर दिया और अल्टीमेटली 13,500 का मुझे इन्वेस्टमेंट पड़ा। तो मुझे एक चीज़ खरीदनी थी 15,000 की, जिसमें मुझे 10% कम करके मैंने खरीदी 13,500। ऑपोजिट साइड जाएगा दूसरा इफेक्ट बी के कैपिटल में, टू रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट 13,500। अब चलते हैं आगे, थर्ड एडजस्टमेंट, बुक डेप्ट्स रियलाइज्ड हो गए हैं, मतलब डेटर्स को मैंने बेच दिया, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय कैश या बाय बैंक, क्योंकि इस क्वेश्चन में बैंक अकाउंट बनाना है, तो मैं बाय बैंक लिख देता हूँ। ब्रैकेट में डेटर्स कितने के मैंने सेल किए, 28,500। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका, बैंक अकाउंट में, मैंने लिख दिया टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में डेटर्स 28,500। क्यों बैंक अकाउंट में गया, क्योंकि यहाँ पे बैंक टर्म लिखा था, तो जो भी यहाँ पे टर्म लिखा जाएगा आप वो उसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे। तो ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अच्छा, अब फोर्थ एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं, और फोर्थ एडजस्टमेंट में थोड़ा एडजस्टमेंट है जो हमें सीखना पड़ेगा। मैं ऊपर आपको एडजस्टमेंट करके बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की जो पेमेंट मुझे पे करनी थी वो 31 मार्च को पे करनी थी, और हमने अगर 31 मार्च के ठीक पहले कर दिया तो हमें 2% का डिस्काउंट मिला है। बेसिकली इन्होंने कहने की कोशिश की है कि आपने क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को कितना टोटल पहले पे करना था, पहले ये काउंट करो। देखो, क्रेडिटर्स को पे करना था 45,000 और बिल्स पेबल को पे करना था 12,000, तो टोटल 57,000 आपको पे करना था। अब ये ड्यू था 31 मार्च, ये 31 मार्च है, बट ड्यू था 1 महीने के ठीक बाद, यहाँ पे ये ड्यू था, मतलब ये 30 अप्रैल तक हम पे कर सकते थे। मैंने उनको बोला था कि 31 मार्च को वैसे आपकी डेट है, बट मैंने उनसे एडजस्टमेंट कर लिया कि ठीक है हम आपको 1 महीने के अंदर पे कर देंगे। तो क्रेडिटर्स ने बोला कि ठीक है आप मुझे 1 महीने के अंदर पे कर दीजिएगा। क्रेडिटर्स इतने अच्छे थे कि उन्होंने बोला कि अगर आप 31 मार्च तक पे करोगे टाइम से पहले, तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। जैसे कि आप टैक्स भरते हो, तो टैक्स अगर आप टाइम से पहले पे कर देते हो तो आपको एक तरीके का डिस्काउंट मिलता है, जिसको आप टैक्स की लैंग्वेज में रिबेट कहते हैं। इसी तरीके से क्रेडिटर्स ने बोला कि वैसे डेट 30 अप्रैल की है, बट अगर आप इसके पहले पे कर दोगे तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, वो भी 2% पर एनम के हिसाब से, 2% पर एनम के हिसाब से। इस क्वेश्चन में इन्होंने जो पे किया है वो 57,000 पे जरूर किया, और वो भी 1 महीने पहले पे किया, तो इनको डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट कितना मिलेगा, 2%, और 1 महीने के हिसाब से, क्योंकि 2% पर एनम था, तो 1% का मतलब 1/12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका डिस्काउंट का अमाउंट आएगा 95 रुपीज़। ये आपका डिस्काउंट का अमाउंट हो गया। तो अल्टीमेटली आउट ऑफ 57,000 आपको 95 रुपीज़ बच गए, और आपने 56,905 पे किए। वैसे तो ये अमाउंट बहुत छोटा सा है, बट कोई बात नहीं, आपके पैसे बच गए। तो कहने का मतलब ये था कि डिस्काउंट कैसे अमाउंट निकाला, कि 2%, क्योंकि 1 मंथ लिखा हुआ है,
1 महीने के बाद मुझे पे करना था और मैंने ठीक 1 महीने पहले पे कर दिया, इसलिए मुझे 1 महीने का डिस्काउंट मिल गया। अब हम लोग डिस सोल्यूशन में खास बात क्या है कि हम लोग ये नहीं शो करते हैं कि मुझे कितना डिस्काउंट मिला, कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। डिस सोल्यूशन में तो सिर्फ वही दिखाते हैं जो आपने पैसा जेब से दिया। तो हम कितना दिखाएंगे, हम तो सिर्फ 56,905 दिखाएंगे, ना हम 57 दिखाएंगे, ना हम 95 दिखाएंगे। तो जब आप क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की पेमेंट करेंगे उसको आप यहाँ पे शो करेंगे टू बैंक। ब्रैकेट में चाहो तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल लिख दो और कितना पे आपने किया अल्टीमेटली 56,905। दूसरा इफेक्ट इसका चला जाएगा बैंक में, मैंने लिख दिया बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, आपने अगर टाइम से पहले पे कर दिया तो आपको छूट मिल जाएगी, बहुत ही जेन्युइन है, तो इसको आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस कैलकुलेशन में बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो जो भी परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दिया है वो मल्टीप्लाई करेंगे और जितना टाइम आपने पहले पे कर दिया उसको आप लिखेंगे। इसके बाद लिखा है प्लांट रियलाइज, बिल्डिंग रियलाइज्ड और बाकी चीज़ें, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय बैंक, जिसमें प्लांट है, कितना प्लांट रियलाइज्ड हुआ है 37,500, बिल्डिंग भी है, यहाँ मैंने लिख दिया बिल्डिंग 60,000, गुडविल भी है, जगह कम पड़ी है मुझे अब 9,000 और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट भी है, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ 6750। ये सारी चीज़ें आपने पे कर दी, या मैं ये कह सकता हूँ ये सारी चीज़ें हमने बेच दिया और मुझे पैसा मिल गया। कितना पैसा मिला, जब इनको ऐड करेंगे तो आएगा 1,13,250। मैंने ये एक साथ लिख दिया, आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा, मैंने बैंक में लिख दिया टू रियलाइजेशन। मैं रियलाइजेशन को रियल लिख रहा हूँ बट आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। कितना था 1,13,250। इसके बाद लिखा है एक ओल्ड टाइपराइटर है जो रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द फर्म्स बुक्स, नाउ एस्टिमेटेड टू रियलाइज्ड 450। मतलब एक हमारे पास एक टाइपराइटर था जो हमें पता ही नहीं था, भाई आज मेरा बिजनेस बंद हो रहा है तो मैं सारी चीज़ें बेच रहा हूँ। जब मैं सारी चीज़ें अपने स्टोर रूम से निकाल रहा था तो एक टाइपराइटर भी निकल गया जिसकी उम्मीद तो मुझे थी ही नहीं। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई, मेरे पास एक टाइपराइटर आ गया, अब मैं इसको बेच के और मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो ये मेरे लिए अच्छी चीज़ है, एक एसेट है जो मुझे पता ही नहीं था, इसी को कहते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। जब मैं उसको निकाला और मैं बेचने जा रहा था तो एक मुझे बेचने के लिए कोई मिल नहीं रहा था, तो पार्टनर ने कहा कि ठीक है आप बेचोगे, इससे अच्छा मैं ले लेता हूँ और मैं आपको पैसे दे दूँगा। मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, मैं मार्केट में जाके इसका बायर ढूंढूं, इससे अच्छा तुम ही ले लो। तो पार्टनर ने कहा, बलबीर जो है उन्होंने कहा कि मैं ही खरीद लेता हूँ। तो मैंने ये टाइपराइटर बलबीर को सेल कर दिया। जब आप एसेट को सेल करते हैं तो क्रेडिट साइड शो करते हैं, इसी तरीके से यहाँ भी मैंने शो किया बाय बीज कैपिटल, ब्रैकेट में टाइपराइटर। कितना है टाइपराइटर 450 का मैंने सेल किया। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा, इसका दूसरा इफेक्ट बी के कैपिटल में आएगा, टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में टाइपराइटर 450। इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। आप एक्सपेंसेस हैं, आप पैसा पे कर रहे हो, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डेबिट साइड में टू बैंक, क्योंकि जो डेबिट साइड है उसमें आप एक्चुअली क्या पे करे हो वही लिखोगे, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 1500। दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में, ऑपोजिट साइड बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 1500। ये तो सारा बैलेंस शीट हो गई और सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब ध्यान से जब भी ये सारी चीज़ें हो जाएं तो हमेशा एक चीज़ चेक करना मत भूलना कि क्या सारी लायबिलिटीज़ पे हो गई हैं। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं और यहीं पे गलती करते हैं।
तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या लाइबिलिटीज़ आपकी पे हो गई हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को आप पे नहीं करते हो, तो इसको तो मैंने इग्नोर ही कर दिया, इसको हटाओ। क्रेडिटर्स पे हो गया, बिल्स पेबल पे हो गया। ए का लोन के बारे में भी पेमेंट हो गई है, बट मिसेस बीज लोन के बारे में कुछ नहीं लिखा है। अभी मुझे देखना पड़ेगा कि इसका मैं क्या करूँगा। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में भी हम कुछ नहीं करेंगे, इसको भी पे नहीं करेंगे। देखिए, कुछ लाइबिलिटीज़ आप पे नहीं करते हैं। ऐसी कौन सी लाइबिलिटीज़ होती हैं जिसको आप एक्चुअली पे कर ही नहीं सकते हैं? ये आपके लिए लाइबिलिटी होती ही नहीं है, ये सिर्फ आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं एक लाइबिलिटी की तरह, बट इसको आप लाइबिलिटी मानते नहीं हैं। जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जैसी चीज़ें, तो ये सिर्फ आप लिखते हैं पर ये पे नहीं करते। ठीक है, अब आते हैं मिसेस बीज लोन के बारे में जो हम भूल गए थे। तो मैंने बताया कि अगर कभी भी कोई भी पेमेंट लाइबिलिटी के अगेंस्ट नहीं की हो तो हम एज्यूम करेंगे कि उतनी पूरी की पूरी पेमेंट हमने कर दी है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू बैंक मिसेस बीज लोन एज इट इज सेम अमाउंट 15,000। दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन मिसेस बीज लोन 15,000। जब इतना आप कर लेंगे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो अब बैलेंसिंग चालू होगी, और बैलेंसिंग तो बहुत आसान है। पहले दोनों साइड का टोटल करेंगे और जहाँ डिफरेंस आएगा वहाँ पे आप कंपनसेट करेंगे। जब आप इसका टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 2,38,950, बट डेबिट साइड में टोटल कुछ कम आएगा, तो आप उसको कंपनसेट करेंगे टू रियलाइजेशन प्रॉफिट के नाम से, जो कि ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो कमी आएगी वो आएगी 4,7045, और ए और बी में जब आप उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो आएगा 23,522। ये सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है, तो ये तो उम्मीद करते हैं हम कि आप कर लेंगे। फिर ये रियलाइजेशन प्रॉफिट पार्टनर्स में चला जाएगा, क्योंकि देखिए एज कैपिटल लिखा है और बीस कैपिटल लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल में बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट एज इट इज 23,522, 23,523 राउंड ऑफ कर दिया मैंने क्योंकि पॉइंट में आ रहा था। इसके बाद आप इसको भी कंपनसेट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल को भी क्लोज करेंगे, तो टोटलिंग करेंगे और दोनों साइड के टोटल में देखेंगे कि इधर आ रहा है 46,772, तो इधर भी आना चाहिए 46,772, बट इधर कुछ कमी आ रही थी, तो मैंने किससे कंपनसेट किया? कैश से, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है तो पार्टनर्स को कैश का लेन देन करके ख़त्म करना है 522, और यही टोटल यहाँ भी आना चाहिए 53,522, और कैश में जब आप इक्वल बैलेंसिंग करेंगे तो आएगा 44,897। ये तो ए का हो गया। बी का जब आप करेंगे तो 46,023 आएगा। इसी तरीके से इधर भी 46,023 आना चाहिए। बैलेंसिंग आएगा कैश का 36,198। ये पोर्शन को ध्यान दीजिएगा, ये मुझसे मिस्टेक हुई, आपसे मिस्टेक ना हो, सिर्फ टोटलिंग करनी है। इसके बाद ये कैश में चला जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय एस कैपिटल एज इट इज़, जो कैश से था 44,897, और बाय बीस कैपिटल 36,198। जब आप दोनों साइड का टोटल करेंगे तो देखेंगे टोटल मैच कर जाएगा 1,54,500। अगर मैच ना करे तो मतलब कहीं गलती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा। जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं इसी तरीके से, और हम लोग ने आज एक लॉन्ग क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस की। मेरे हिसाब से एक बेसिक क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ नया लेके आऊँगा जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।